बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल दीन दुनिया इवेंट्स में आपको खुशामदीद। कहानी पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। एक दफा का जिक्र है कि एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। वहाँ के लोग बहुत खुशहाल थे। वो अपने बादशाह को तारा बादशाह कहते थे। इसकी दो वजूहात थीं। एक तो वो बादशाह बहुत नेक और आदिल था और दूसरा उसके माथे पे एक सितारे का निशान था। एक बार बादशाह शिकार की गर्ज से जंगल गया और उसके साथ उसके वजीर और सिपाही भी थे। वो शिकार के ताक़ुब में बहुत आगे निकल गया और सबसे बिछड़ गया। चलते चलते उसे जंगल में एक झोपड़ी नजर आई जो कि गरीब लकड़हारे की थी। उस लकड़हारे की 3 बेटियां थीं। जब बादशाह झोपड़ी के पास पहुंचा और दस्तक देने को उसने हाथ बढ़ाया तो उन लड़कियों की आवाज सुनकर रुक गया। वो लड़कियां सिलाई कढ़ाई के काम में मशगूल थीं और साथ साथ बातें भी करती जा रही थीं ताकि वक्त गुजारी भी हो और काम का भार भी न लगे। उनका पसंदीदा मौजू वही था जिस पर अक्सर लोग बातें करते हैं, यानी काश यूं होता और अगर सोचो ऐसा होता तो क्या होता। लड़कियां ये गुफ्तगू ये सोचकर कर रही थीं कि दूसरा कोई नहीं सुन रहा, मगर दूसरा क्या, यहाँ तो मुल्क का बादशाह सुन रहा था। बड़ी बहन कह रही थी कि जरा सोचो तो महल में रहने वाले कैसे मजे मजे के खाने खाते होंगे। काश मैं बादशाह के बावर्ची की बीवी होती तो कैसे मजेदार खाने खाती। ये कहकर उसने एक चटखारा लिया। मंझली बहन बोली, अगर मैं किसी रईस अमीर कबीर शख्स की बीवी होती तो ऐसे उम्दा और कीमती लिबास पहनती कि जिसे देख के लोगों की आंखें चुंधिया जाती। ये कहकर वो मुस्कुराई और अपने काम में मसरूफ हो गई। बादशाह दरवाजे से हटकर खिड़की के पास आ गया, अंदर झांकने लगा। अब बड़ी बहन ने छोटी बहन से पूछा, छोटी तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तुम भी तो कुछ बोलो। छोटी शर्मा कर सुर्ख हो गई। उसने काम रोक दिया और दूर खला में घूरने लगी। बादशाह इस वक्त खिड़की के सुराख से अंदर झांक रहा था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो इसको घूर रही है। बादशाह ने इससे पहले इतना मासूम, तमन्ना वो भोला चेहरा कभी नहीं देखा था। ख्वाब देखती ख्यालों में डूबी खूबसूरत आंखें वो जिंदगी में पहली बार देख रहा था। अचानक लड़की ने कहना शुरू किया कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इतना धन दौलत हो कि मैं गरीबों जरूरतमंदों में खूब तकसीम करूँ और मुल्क में कोई भी गरीब ना रहे। इतना कहकर छोटी बहन चुप हो गई और तीनों बहनें ठंडी आहें भरती अपने अपने कामों में मसरूफ हो गईं। हर तरफ खामोशी छा गई थी। उधर बादशाह के सिपाही भी बादशाह को तलाश करते यहाँ निकले और बादशाह महल चला गया। कमरे में आराम के लिए गया, बिस्तर पर तो लेट गया मगर नींद कहाँ। सारी रात करवटें बदलते गुजर गई। दूसरे दिन वो सुबह सवेरे उठा, बड़े वजीर को बुलाया और हुक्म दिया कि लकड़हारे की तीनों बेटियों को फौरन महल में लाया जाए। इसी वक्त हुक्म की तामील की गई। बादशाह ने बड़ी बहन की शादी अपने बड़े बावर्ची से और मंझली की शादी अपने वजीर से कर दी। फिर सबसे छोटी के साथ खुद निकाह करके उसे मलका बना लिया। महल में इतनी खुशियाँ कभी नहीं मनाई गई थी जितनी इन 3 शादियों पर मनाई गईं। ये शादियाँ एक साथ हुई थीं मगर जल्द ही इन खुशियों को नजर लग गई। बड़ी बहन जो बावर्ची की बीवी थी मजे मजे के खाने खाकर फूल कर गुब्बा हो गई और मोटापे ने उसे इस कदर काहिल और आराम तलब बना दिया कि वो बिस्तर में घुसती और मजे की नींद सो जाती। बावर्ची भी ऐसी मोटी बीवी से तंग आ गया जो काम को तो हाथ न लगाए, बस खाए और सो जाए। बादशाह अलग परेशान था कि शाही खानों से स्वाद ही खत्म हो गया था। तंग आकर बादशाह ने शाही बावर्ची को तलब किया और सख्त बास परस की। बावर्ची तो जैसे उधार खाए बैठा था, बादशाह के कदमों में गिर गया और अपनी दुखभरी कहानी सुनाने लगा। आखिर वो दिन भी आ गया जब बड़ी बहन उसी झोपड़े में वापस पहुंच गई जहां से वो आई थी। मंझली बहन जिसे अच्छे से अच्छा लिबास पहनने का बेहद शौक था,
नित नए कपड़े सिलवा कर पहनती, सुबह से शाम तक कई पोशाकें बदलती। वो सारा वक्त आईने के सामने बैठी रहती। उसे इर्द गिर्द का कोई होश न था। उसे काम की फुर्सत भला कहाँ थी। वजीर भी गुमसुम रहता। रियासती उमूर में भी कोई दानिशमंदाना तजवीज़ देने से कासिर था। बादशाह को बहुत जल्द उसकी परेशानी की वजह पता चल गई। सो बड़ी बहन की तरह मंजली भी बोरिया बिस्तरा लपेटे मैके चली गई, जबकि छोटी बहन ने बादशाह का दिल जीत लिया था। उसके तौर तरीकों ने सबको अपना गर्विदा बना लिया था। वो लोगों की फलाह बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। कोई जरूरतमंद उसके दर से खाली हाथ न जाता। बादशाह उसके साथ बहुत खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार रहा था। उसकी दिल से कदर करता था। जब मलका उम्मीद से हुई तो उनकी खुशी का ठिकाना न था। रियाया भी अपने हर दिल अजीज मलका और बादशाह की खुशी में निहाल थे। मलका की बहनें भी इस दौरान अपनी बहन से मिलने महल आईं। उन्होंने जब अपनी बहन के नाज़ो नखरे देखे, जलन और हसद का शिकार हो गईं। अपनी बहन से चिकनी चुपड़ी बातें करने लगीं और अपने बुरे नसीब के रोने रोने लगीं। मलका तो पहले ही अपनी बहनों के दुख में मुब्तला थी और अपनी बहनों को गले लगाकर उनकी दादरसी करने लगी। छठ बड़ी बहनों ने छोटी बहन और उसके आने वाले बच्चे के लिए नेक ख्वाहिशात जाहिर की और दुहाई दी कि हम जैसे नसीब किसी के न हो। मलका ने अपनी बहनों से कहा कि बच्चे की पैदाइश पर आप दोनों मेरे पास आ जाना। दोनों बहनें बखुशी राजी हो गईं। दरअसल उनके इरादे ही खतरनाक थे। बस अब वो मौके की तलाश में थीं। जो ही बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया, मलका ने बादशाह से दरखास्त की कि उसका दिल घबरा रहा है, उसके साथ कोई अपना नहीं। इस मौके पर वो अपनी बहनों को अपने साथ रखना चाहती है। बादशाह ने अपनी हर दिल अजीज मलका की ख्वाहिश झट पूरी की और दोनों बहनें महल बुलवा ली गईं। जब मलका के यहाँ एक बहुत खूबसूरत बच्चे की विलादत हुई तो उस बच्चे के माथे पर भी बादशाह की तरह तारे का निशान था। जलन की मारी बहनों ने बच्चे की जगह एक कुत्ते के बच्चे को रख दिया और मलका के बच्चे को महल के पास से गुजरने वाली नहर में बहा दिया। जब बादशाह ने औलाद के रूप में कुत्ते के बच्चे को देखा तो हवास बाख्ता रह गया कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। उसने आओ दिखाना ताओ मलका को धक्के देकर महल से निकाल दिया। बेचारी मलका रोती धोती अपनी दोनों बहनों के हमरा अपनी झोपड़ी में आ गई। दूसरी जानिब शहजादा नहर में बहता गांव के करीब पहुंचा, जहां शरफू भी नहर से हाथ मुंह धो रहा था। शरफू बेचारा बहुत गरीब आदमी था। गांव में जूते चप्पल बनाकर अपना गुजारा करता था। उसकी एक बेटी थी। जब शरफू ने नहर में बहता एक छोटा बच्चा देखा जो बहुत खूबसूरत बिल्कुल शहजादे जैसा था, तो फौरन उसे अपने घर ले आया और उसकी परवरिश करने लगा। उसने शहजादे का नाम साहिल रखा। साहिल जब 8-10 साल का हुआ तो अपने दोस्तों के हमरा नहर पर नहाने गया। वहाँ एक बड़े से दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठकर तस्बीह पढ़ा करते थे। वो बहुत अल्लाह वाले थे, किसी से कोई बात न करते, बस अपनी इबादत में मशगूल रहते। गर्मियों के दिन थे। साहिल और उसके दोस्त उस दरख्त की छांव में दम लेने बैठ गए। बुजुर्ग ने नजर उठा के साहिल को बगौर देखा, उसे अपने पास बुलाया, सर पर हाथ रखकर बोले, ये सितारा जो तेरे माथे पे है तुझे सितारे की बुलंदी पर ले जाएगा। उसकी पहुंच किस्मत तक तो न हुई, मगर इस बात की पहुंच उसके गांव तक जरूर हो गई। साहिल जब बड़ा हुआ तो अपने मौसिन के काम में उसका हाथ बटाने लगा। महलों का शहजादा लोगों के जूते चप्पल बनाने का काम करने लगा, मगर साहिल बहुत मुतमईन था कि वो मेहनत करके हलाल रोजी कमाता है। जब उसके दोस्तों और गांव के लोगों की नजर उसके माथे के सितारे पर पड़ती तो एक तंजिया मुस्कुराहट उनके चेहरों पर फैल जाती। इसके तमाम दोस्त मुख्तलिफ पेशे इख्तियार करके शादियां करके खुशहाल जिंदगियां बसर कर रहे थे। शरफू की बेटी जमानी की शादी की उम्र हो गई थी, मगर जमानी बदशक्ल होने के साथ साथ बदज़बान भी थी। गांव भर में तो उसे अपनाने को कोई तैयार ना था। बूढ़ा शरफू दिन रात अपनी बेटी के गम में घुला जा रहा था कि एक दिन उसने अपना मुद्दा साहिल से बयान कर ही दिया। बोला, बेटे
तुम मेरे हकीकी बेटे ना सही, मगर मैंने सगे बेटे से बढ़ के तुम्हें पाला पोसा है। अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सोचता हूँ मेरे बाद जमानी का क्या होगा। उसका मेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं। मैं चाहता हूँ तुम जामानी को अपना लो, ताकि मैं अपने फर्ज से सुबकदोश होकर सुकून से मर सकूं। मानता हूँ कि जामानी गुस्से की तेज है, मगर तुम तो उसे बचपन से जानते हो और उसके मिजाज को भी बाखूबी समझते हो। तुम उसे संभाल सकते हो। बेटे मेरी मुश्किल आसान कर दो। ये कहकर शरफू उसके कदमों में गिर गया। साहिल बहुत परेशान था। एक तरफ तो वो जामानी से शादी करके शरफू के किए हुए एहसान को चुका सकता था, दूसरी तरफ वो जामानी को भी अच्छी तरह जानता था कि उसके साथ निभा करना लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ है। बहरहाल वो मरता क्या न करता। उसने जामानी से शादी करने की हामी भर ली। शरफू को भी सुकून मिल गया, लिहाजा ये बेजोड़ शादी इस तरह सरंजाम पाई। जामानी से शादी के बाद उसने अपने माथे के सितारे को टोपी के नीचे छुपा लिया। वो लोगों की मजीद तंजिया मुस्कुराहट बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जामानी बदशक्ल होने के साथ साथ बदमिजाज भी थी। साथ में उसे सजने संवरने का बड़ा शौक था। साहिल पूरे दिन मेहनत करता। वो जूते चप्पल की दुकान पर पूरा दिन लगातार काम करता तो उसके हाथ में 4 पैसे आते। जामानी उससे रोज नित नई फरमाइशें करती। एक दिन साहिल दुकान पे जाने के लिए सुबह सवेरे घर से निकला तो जामानी ने पीछे से आवाज लगा दी कि शाम को आते वक्त मेरे लिए नीला रेशमी सूट जिस पर नारंगी रंग की बूटियां डली हो लेते हुए आ जाना। साहिल पूरा दिन दुकान पर यही सोचता रहा कि अगर आज काम ना हुआ तो वो जामानी की फरमाइश किस तरह पूरी करेगा। अल्लाह का करम हुआ कि दुकान पर अच्छा खासा काम हुआ। शाम को वापसी पर वो गाँव के कपड़े की दुकान पर पहुंचा, जहाँ पर कपड़ों की ज्यादा इकसाम तो मौजूद न थी। उसने दुकानदार से जामानी की पसंद का नीला रेशमी सूट जिस पर नारंगी बूटियां हो मांगा। दुकानदार ने तलाश के बाद कहा कि इस तरह का सूट तो नहीं, लेकिन नीला रेशमी सूट है जिस पर और तरह का डिजाइन है। साहिल ने नाचार वो सूट खरीद लिया। घर आकर उसने जब जामानी को वो जोड़ा दिया तो जामानी ने जोड़ा देखते ही एक तरफ फेंक दिया और बोली, मैंने तो ऐसा जोड़ा बोला ही नहीं था। पहले तो वो हल्की फुल्की बहस और लड़ाई झगड़ा करती रही, मगर एकदम तैश में आकर उसने साहिल के मुंह पर एक जोरदार मुक्का रसीद कर दिया। साहिल के मुंह से खून निकल आया। साहिल दिन भर का थका हारा जामानी के इस हमले को बर्दाश्त न कर सका और पलट कर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। अब तो जामानी का गुस्सा साथ में आसमान पर था। उसने बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया। मोहल्ले वाले भी आ गए, क्योंकि वो उन दोनों के बचपन के मोहल्लेदार थे। उन्होंने जामानी और साहिल दोनों की कहानी सुनी तो वो समझ गए कि इसमें ज्यादा गलती तो जामानी की ही है। लिहाजा उन्होंने जामानी को समझा बुझा के ठंडा किया। उस वक्त तो जामानी मुतमईन हो गई और साहिल ने भी सुकून का सांस लिया। लेकिन सुबह ही सुबह जब साहिल दुकान पर चला गया तो वहाँ पर सिपाही आ गए और बोले, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कायम किया है और तुम्हें काजी ने तलब किया है। साहिल को बड़ी हैरत हुई। साहिल काजी के पास पहुंचा तो देखा कि जामानी के हाथ में पट्टी बंधी हुई है और मुंह से खून निकल रहा है। इसी हालत में काजी के बराबर में खड़ी है। साहिल ने अपनी बीवी को बड़ी हैरत से देखा। काजी ने साहिल की सरनशिश की कि बताओ, तुमने अपनी बीवी पर इतना जुल्म क्यों किया? इसने तुमसे एक कपड़ों का जोड़ा ही तो मांगा था और तुमने बेचारी को पीट पीट के उसकी ये हालत कर दी। साहिल की आंखों में आंसू आ गए। साहिल ने अपनी रोदात काजी को सुनाई तो काजी समझदार था। जामानी से चंद सवालात करने के बाद वो समझ गया कि ये औरत झूठ बोल रही है। उसने जामानी को तंबीह की और छोड़ दिया। जामानी भी जामानी थी, वो कौन सा हार मानने वाली थी। वो काजी के सामने इंसाफ की दुहाई देती, रोती पीटती हुई अपने घर की तरफ चली गई। साहिल वापस आकर अपनी दुकान पर बैठ गया। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि बादशाह के सिपाही साहिल को पकड़ने आ गए और बोले, चलो बादशाह के यहाँ, तुम्हारी बीवी तुम्हारे खिलाफ दरखास्त लेकर आई है। तुमने उस बेचारी पर बड़ा जुल्म किया है। और वो घसीट कर साहिल को बादशाह के महल में ले आए, जहाँ जामानी पहले से मौजूद थी। वो गाहे बगाहे
रोती और अपने आंसू साफ करती जा रही थी। बादशाह ने साहिल को अपने सामने पाया तो इससे गुस्से से पूछा कि तुमने इस बेचारी औरत को क्यों मारा? इस बेचारी का क्या कसूर था? साहिल जो पहले ही बेदर पे वाकयात से बहुत परेशान था, वो बादशाह के सामने जमीन पर बैठ गया। बोला, बादशाह सलामत, मेरे साथ इंसाफ कीजिए। अब मैं बहुत आजिज आ गया हूँ। इस औरत ने मेरा जीना मुहाल कर दिया है। और वो ये कहकर बिलक बिलक कर रोने लगा। इतनी देर में उसके सर पर जो टोपी रखी थी, जिससे उसने अपने माथे का तारा छुपा रखा था, वो जमीन पर गिर गई। बादशाह उठकर खड़ा हो गया। अपने जैसा माथे पर निशान देखकर सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने साहिल से पूछा कि तुम किसके बेटे हो? तो साहिल ने बताया कि वो किस तरह नहर पर शर्फू को मिला था और शर्फू ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। बादशाह ने फौरन शर्फू को भी दरबार में तलब किया। शर्फू ने बादशाह को सारी हकीकत बता दी कि ये बच्चा उसे नदी के पास से मिला था। आखिरकार बादशाह इस नतीजे पर पहुंचा कि साहिल उसकी औलाद था। बादशाह ने फौरन अपने प्यारे कुत्ते बेटे को अपने गले से लगा लिया। जामानी जो कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी, वो बिल्कुल हक्का बक्का थी, क्योंकि अब साहिल कोई मामूली आदमी न था, बल्कि वो तो शहजादा था। ये देखकर जामानी की बौखलाहट देखने के लायक थी। जामानी फौरन जाके साहिल के कदमों में गिर गई। कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया। मैं आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। साहिल जामानी को अपने कदमों में देखकर बड़ी कश्मकश में था कि वो इस औरत को, जिसने इसके ऊपर इतना जुल्म ढाया है, माफ कर दे या इसको सजा दे। मुमकिन था कि साहिल अपनी मोहसिन शर्फू की वजह से जामानी को दोबारा माफ करके अपना लेता, लेकिन शर्फू एकदम आगे बढ़ा और अपनी बेटी को साहिल के कदमों से उठाकर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और बोला, करमजली, ये तो मेरी ही गलती थी कि इस जैसे भले आदमी की जिंदगी जो मैंने तेरे से शादी करके बर्बाद कर दी, तू इसके लायक ही नहीं। चल मेरे साथ। और साहिल से माफी मांगते हुए बोला, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे तो बड़ी गलती हो गई। ये कहकर वो जामानी को महल से घसीटता हुआ ले गया। जामानी चाहे जैसी भी थी तो वो शर्फू की औलाद ही। शर्फू को बखूबी अंदाजा था कि साहिल अगर अपनी रहमदिली की वजह से जामानी को माफ भी कर दे, लेकिन बादशाह अपने बेटे पर होने वाले जुल्म और ज्यादती का बदला जामानी से जरूर लेगा और इसे सख्त से सख्त सजा देगा। यूं जामानी मलका बनने का ख्वाब लेकर महल से रोती पीटती अपने बाप के साथ हमेशा के लिए रुखसत हो गई। साहिल अपने बाप के गले रखकर खूब रोया और बादशाह भी अपने इकलौते बेटे को पाकर बहुत खुश था कि एकदम साहिल को अपनी माँ का ख्याल आया। उसने अपनी माँ के मुतालिक बादशाह से पूछा। बादशाह एकदम अफसरदा हो गया और कहने लगा कि तुम्हारी माँ वो आज जिस हाल में है, इसकी वो मुस्तहिक नहीं और ये सब मेरे गलत फैसले का नतीजा है। काश मैं उस वक्त सोच समझकर सही फैसले पर पहुंचता। उसके बाद बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाके मलका को उसकी झोपड़ी से पूरे शाही एजाज के साथ महल लाया जाए। सिपाही झोपड़ी पर पहुंचे और मलका को अपने साथ निहायत इज्जत और शान और शौकत के साथ ले जाने लगे। तो वो दोनों बहनें ये देख रही थीं। उनका माथा ठनका कि हमारी छोटी बहन को दोबारा महल में बुलाया गया है और उतनी इज्जत व इकराम और पूरे शाही एजाज के साथ। लिहाजा वो भी सिपाहियों के पीछे चलती चलती महल आ गईं। बादशाह ने जब मलका को देखा तो उसका हाथ पकड़कर उससे माफी मांगने लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। काश वो पहले तदब्बुर से काम लेता और मामले की तह तक पहुँचता। इसके बाद बादशाह ने बहुत ही जाहो जलाल में बोला कि अगर उसे पता चल जाए कि इस सारे मामले के पीछे कौन है तो वो उसको सख्त से सख्त सजा देगा। दोनों बहनें पीछे खड़ी सुन रही थीं। जब उन्होंने बादशाह के तेवर देखे तो वो परेशान हो गईं और जाके बादशाह के पैर पकड़ लिए। कहने लगी, बादशाह सलामत, हमें माफ कीजिए, हमसे बड़ी गलती हो गई। हम जलन और हसद में पागल हो गए थे। बादशाह ने उनकी एक ना सुनी और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन दोनों को कैद खाने में डाल दो। सिपाही उन्हें ले जाने के लिए आ गए तो वो दोनों भाग के मलका के कदमों में गिर गईं। कहने लगी, प्यारी बहना, हम शैतान के बहकावे में आ गए थे, जलन और हसद का शिकार हुए, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। मलका ने अपनी बहनों का ये हाल देखा
تو بادشاہ کے پاس جا کے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، جیسا بھی وقت میں نے گزارا ہو، لیکن میں اپنے آنے والی زندگی میں کوئی رنج، کوئی دکھ نہیں رکھنا چاہتی، اور نہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آنے والی زندگی میں یہ سوچتی رہوں کہ میری وجہ سے میری بہنیں قید خانے میں ہیں، آپ برائے مہربانی ان کو معاف کر دیجیے، اسی میں میری خوشی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ سوچ میں ڈوب گیا اور دونوں بہنوں سے بولا، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور مجھے آئندہ محل میں نظر نہ آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں دوبارہ دیکھ کر اپنے ہوش و حواس میں نہ رہوں اور تمہیں سخت سزا دے دوں۔ دونوں بہنیں یہ سن کر محل سے نکل کر اپنی جھوپڑی کی طرف دوڑ لگاتی کہ اچھا ہوا ان کی جان بچ گئی۔ اب بادشاہ، ملکہ اور شہزادہ خوشی خوشی اپنے محل میں رہنے لگے۔